1 मई जाने वाली है, 2 मई आने वाली है, यानी डी डे आने वाला है। डी डे कल पता चल जाएगा कि इस डी डे पे कौन सा डी जीतेगा। डीडी वाला डी जीतेगा। या मोड़ी वाला डी जीतेगा। दीदी, ओ दीदी। लेकिन यह बात तो तय है कि जीतेगा तो इन दोनों डी में से ही कोई एक डी। बाकी जो भी ABCD है उनका कोई चांस नजर नहीं आ रहा। एंड लेट मी टेल यू इन ऑल earnestness that this is the writing on the wall all over कोलकाता, all over Bengal। इस 1 महीने से भी ज्यादा समय तक जो भीषण संग्राम हुआ है, जो भीषण घमासान हुआ है, जो युद्ध हुआ है, द वॉर, द बैटल, उस घमासान का कल पटाक्षेप होने वाला है। यानी कुछ योद्धा बैठ जाएंगे घर और कुछ करेंगे जीत के साथ स्वयंवर। ममता दीदी, आपका टाइम समाप्त हो। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है 200 के लक्ष्य को पार करेंगे और जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। ये हार जीत के दावे तो खैर सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन पता है बंदरू, इस वक्त ये सारे योद्धा एकांत में क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे? यही कि हम वो जो शी लव्स मी नॉट के तर्ज पर हम जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे। वो सीएम की कुर्सी मुझे प्यार करती है या नहीं करती, यही सब चल रहा होगा उनके दिमाग में। वैसे अगर ममता दीदी नहीं जीती तो? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम शिकारू? कौन बोला? हाँ, मतलब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, यानी समझा करो, फर्ज करो, देखो, जस्ट प्रिज्यूम, इमेजिन। मैं ये नहीं कह रहा और ना ही ज्यादातर एग्जिट पोल्स ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा होने ही वाला है, लेकिन किंतु परंतु अगर दीदी नहीं जीती तो एक दूसरा करियर भी है जिसमें दीदी हाथ आजमा सकती हैं। वो कौन सा? खेला का, फुटबॉल का। दीदी फुटबॉल टीम की कोच बन सकती हैं। देखा नहीं पूरे इलेक्शन के दौरान वो कितना बढ़िया फुटबॉल खेली है। এই চলে এসে তো যে পারবে এটাকে স্যানিটাইজ করো। और अगर मोदी जी नहीं जीते तो? अगर मोदी जी नहीं जीते तो that seems to be an interesting presumption, an interesting premise। अगर मोदी जी नहीं जीते तो मोदी जी वही करते रहेंगे जो वो कर रहे हैं। अरे भाई, हारने के बाद दीदी का ही तो जॉब जाएगा, मोदी जी का जॉब थोड़े ही जाने वाला है। मोदी जी तो पीएम हैं और पहले की तरह पीएम रहेंगे, यानी उनका जॉब बरकरार रहेगा। बंगाल को चाहिए आशोल परिवर्तन। जय श्री राम। मोदी। और बाकी पार्टियों के नेता वो क्या सोच रहे होंगे? वो वही सोच रहे होंगे जो कोरोना भारत में आके सोच रहा है। मतलब वो लेफ्ट और कांग्रेस के नेता भी यही सोच रहे होंगे कि हम इस इलेक्शन में क्या कर रहे हैं। जैसे कोरोना सोच रहा है कि मैं हिंदुस्तान में आकर क्या कर रहा हूं, यहां तो अपनी कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई केयर ही नहीं करता। कोरोना ऐसा क्यों सोचेगा? Oh, how utterly dumb of you, बंदरू, to ask me that silly question। देख नहीं रहे हो कोरोना को लेकर देश में क्या हो रहा है? इस भीषण महामारी में भी हमारे देश के नेता जो कर रहे थे, उसे देख के कोरोना यही नहीं सोचेगा कि अपनी तो यहां कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत ही नहीं, हमसे तो यहां कोई डरता ही नहीं है। जिसे देखो बगैर मास्क के घूम रहा है, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहा है, एक दूसरे से चिपक के सट के घूम रहा है। ये तो गजब बेइज्जती है भाई।
वर्षों भारत माता की। चुनाव के ये 8 चरण और कोरोना का ये दूसरा चरण देश में लगभग साथ साथ ही आए थे। चुनावों का चरण तो कल रिजल्ट के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोरोना का पता ही नहीं कि वो कब समाप्त होगा भी या नहीं। तुम तो निराशावादी हो रहे हो शेख। ना मुन्ना ना मैं निराशावादी नहीं हो रहा हूं बंदरू, मैं तो आशावादी हो रहा हूं, सत्यवादी हो रहा हूं, प्रैक्टिकलवादी हो रहा हूं। जो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं वही बोल रहा हूं। तुम्हें पता है आज से यानी 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना था या नहीं? हाँ, होना था। एग्जैक्टली। इस वैक्सीनेशन अभियान का क्या हश्र हुआ, चलो तुम्हें दिखाता हूं। यहाँ आने से पता लग रहा है कि साहब यहाँ पे वैक्सीनेशन का नहीं हो रहा है। एक्चुअली 2-3 हॉस्पिटल पता किया, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन नहीं है, वहाँ पर भी नो वैक्सीनेशन का बोर्ड लगा दिया। तो हम लोग आ गए, सुबह आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों ने कल ही हाथ खड़े कर दिए थे, मानो क्लीन बोल्ड हो गए हों कि हमारे पास 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। और आज वैक्सीनेशन के शुभारंभ का दिन आने पर हुआ भी वही। सबसे पहले लखनऊ का हाल देखिए। मैं लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हेल्थ सिटी हॉस्पिटल पर खड़ा हूं, जहां अब तक वैक्सीनेशन होता था, लेकिन आज 1 मई को ये वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया। आज एक दिन के लिए केवल नई गाइडलाइन जो चेंज हुई है उसकी वजह से एक दिन के लिए हम लोग यहाँ स्टॉप किया गया है। अब आप लोगों को जयपुर का हाल दिखाता हूं कि वहां कैसा रहा वैक्सीनेशन का हाल। हैव अ लुक। आज वैक्सीनेशन क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक्चुअली अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि हमें जो भी पुराना स्टॉक है वो सारा का सारा रिटर्न कर दें और टिल फर्दर ऑर्डर जो आएगी वैक्सीन तो हम उसको स्टार्ट करें। हमने फ़ोन किया था तो बोला कि वैक्सीनेशन होगा यहाँ पे, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे आ गए हैं टाइमली। लेकिन यहाँ आने से पता लग रहा है कि साहब यहाँ पे वैक्सीनेशन का नहीं हो रहा है। आपने पहली डोज लगवाई है या पहली के लिए? मैं पहली डोज ही लगवाने आया हूँ आज। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं लग पाई। हालांकि सांकेतिक तौर पर यानी सिंबॉलिक तरीके से 3 लोगों को वैक्सीन जरूर लगाई गई। बेंगलुरु की तरह मुंबई में भी काम संकेतों में ही हुआ, यानी 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स पे 18 साल से ऊपर के 1000 लोगों को सांकेतिक तौर पर वैक्सीन लगाई गई। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं और ये जो आप कुर्सी पर बैठी हुई कतार देख रहे हैं, ये वो भाग्यशाली लोग हैं जो शुरुआती लोग हैं 200 जिन्हें बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाया जाएगा। कितनी खुशी हो रही है सुनकर? बहुत ज्यादा हो रही है, वेरी प्राउड मोमेंट। 2:20 को मुझे स्लॉट मिला, बहुत टाइम के बाद, बहुत खुश हुए। मुंबई में तो लोग वैसे काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे शहर पुणे में ऐसा नहीं हुआ। वैक्सीन की उम्मीद में आए लोगों को कमला नेहरू अस्पताल से मायूस लौटना पड़ा। ये तो हम लोग आ गए, सुबह आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। टाइम स्लॉट किसको भी नहीं मिला है। 1-2 जन बोल रहे हैं कि हमको मिला था लेकिन ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ है। और रजिस्टर किया हुआ था पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ, मतलब खत्म हो गया ऐसा लिखा। ये हाल है कोरोना से हमारी जंग का। लगता है हम बिना हथियार के ही जंग को लड़ने मैदान में उतर गए। अरे भाई, कोरोना के खिलाफ यह जंग तो हम तब लड़ेंगे ना जब हमारे पास गोलियां होंगी, और गोलियां तो है ही नहीं। गोलियां के नाम पर फुस पटाखा है। कुल मिलाकर हमारा जो वैक्सीनेशन अभियान आज यानी 1 मई को शुरू होना था, वो तो उम्मीदों के मुताबिक शुरू नहीं हुआ। अब पता नहीं कल यानी 2 मई को भी जो होगा वो भी उम्मीदों के मुताबिक होगा या नहीं। खैर, जो भी होगा हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है,
जो लोहे अजल पे लिखा है हम देखेंगे। लेकिन इस मौके पर मैं देश के सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों से भी कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। क्या अनुरोध शेखरू? अनुरोध यही है कि कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं और ऐसे में सबसे अपील है कि कोई हारे या जीते, लोग जश्न न मनाएं और गली चौराहे पे खड़े होकर ढोल ताशे न बजाएं और सामने आके बताशे न खाएं। वैसे तो अदालतें कह ही चुकी हैं और हमारा चुनाव आयोग भी कह चुका है कि जीत का जश्न सार्वजनिक रूप से न मनाया जाए और लगभग सभी दलों ने इस निर्देश का पालन करने का वादा भी कर दिया। उम्मीद है कि वो सब इसका पालन करेंगे। उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऐसा क्यों बोल रहे हो शेखरू? क्या तुम्हें नेताओं पर अब भी शक है? वो क्या है ना बंदरू, a leopard never changes its spots nor a zebra his stripes। राजनीतिक दल बड़ी मोटी चमड़ी के बने हैं, उनको बस एक ही चीज आती है, चुनाव। चुनाव यानी चुनाव के लिए रैलियां करो, लोगों की भीड़ जुटाओ और रैलियों को इतना ठसाठस भर दो कमबख्त कि कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन ही ना हो पाए। और पिछले दिनों में जो हुआ भी कुछ ऐसा है, आप सबने देखा होगा और इस सब का नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। इसलिए मैं अब जनता से भी अपील कर रहा हूं कि किसी की भी जीत पर बाजा गाजा न बजाएं या बहारों फूल बरसाओ, मेरी पार्टी जीती है, ऐसा कोई गाना ना गाएं। सबसे पहले कोरोना को हराएं, फिर गाना गाएं। सुप्रीम कोर्ट को सलाम, दिल्ली हाई कोर्ट को सलाम, बार बार सलाम, हजार बार सलाम। किस बात के लिए सलाम शेखरू? अच्छे फैसलों के लिए सलाम। खासकर एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने कल लिया था और एक जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज लिया है। कल यानी 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर किसी तरह की पोस्ट लिखने पर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी राज्य की पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो यह गैर कानूनी होगा। यह संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी के प्रावधान का सरासर उल्लंघन होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और दूसरा अच्छा फैसला क्या है? दूसरा अच्छा फैसला बंदरू आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। असल में आज एक बड़ी दुखद खबर आई है कि दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक डॉक्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई। उनको आते आते इतनी देर हो गई कि हम 8 पेशेंट को बचा नहीं सके। इसी से दुखी और नाराज अदालत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई तो उस पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। बात भी सही है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई करने में ढीलापन क्यों दिखा रही है? क्यों? खैर, अब शायद दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति सुधर जाए। लगता है कोरोना से निपटने के लिए अब तो आम लोगों को अदालतों का ही आसरा है। इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनावी गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। लगे हाथों उनको भी फिर से सलाम, बार बार सलाम, हजार बार सलाम। उत्तर प्रदेश में तो इतनी अफरा तफरी मची है कि बस पूछिए मत। क्यों? क्या हो गया वहां? अरे बंदरू, अब एक चीज हो तो बताऊं, और समझ लो कि पंचायत चुनाव को लेके भीषण अराजकता है और कोरोना गाइडलाइंस का कहीं पालन नहीं हो रहा। लगभग हर जिले में हड़बों की हालत हैगी। कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, यह समझ ही नहीं आ रहा। यह तो आपको मालूम ही होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हुए हैं।
उसी सिलसिले में आरोप है कि यूपी में चुनावी ड्यूटी पर लगे कई शिक्षकों और कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो गई। यानी राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना का ध्यान ही नहीं रखा। यह सारा मामला अदालत में भी पहुंचा। फिलहाल मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सब काफी लंबा हो जाएगा। मैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि इतना सब हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने कल यानी 2 मई को होने वाली मतगणना के बारे में कुछ गाइडलाइंस बनाई है। क्या गाइडलाइंस बनाई है शेखरू? गाइडलाइंस ये है बंदरू कि जो भी उम्मीदवार या उनके पोलिंग एजेंट मतगणना केंद्र पर मौजूद रहेंगे उनका पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उनको ही मतगणना केंद्र के अंदर जाने दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है शेखू। निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको कुछ नजारे दिखा रहा हूं कि यूपी के कई मतगणना केंद्रों पर किस तरह कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं और वहां क्या इंतजाम है राज्य सरकार के। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं अदलहाट, जमालपुर और मिर्जापुर में उम्मीदवारों के कोरोना जांच केंद्रों पर। देखिए वहां की क्या स्थिति है। बताइए, कहीं से दिख रहा है कि यहां किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है, किसी तरह के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? तो क्या फायदा है इस तरह की जांच का? भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे में तो जिसे कोरोना नहीं है वो भी इस धक्कम धुक्का में संक्रमित हो जाएगा। कई जगहों पर ऐसे केसेस हुए भी हैं कि गए थे टेस्ट कराने और हो गए कोरोना पॉजिटिव, यानी चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के आ गए। मैं पूछता हूं क्या इंतजाम है उत्तर प्रदेश सरकार का और राज्य चुनाव आयोग का? क्या? हालांकि मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सवाल क्यों और किससे पूछ रहा हूं। कोई जवाब देने वाला है? कोई है? कहीं है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस दृश्य को देख रहे होंगे और ऐसा भी नहीं है कि राज्य में सिर्फ एक ही जगह ऐसा हाल है, दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं। जैसे शामली का यह हाल देखिए। बताइए, मजाक चल रहा है क्या? यह कौन सा तरीका है सामाजिक दूरी बनाए रखने का? हाँ, ये तो पूरी तरह अव्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि सब ठीक है। क्या खाक ठीक है? एटा के बारे में खबर आई कि वहां कोरोना टेस्ट के नाम पर 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग कोरोना जांच की फर्जी रिपोर्ट बनवाकर मतगणना केंद्र पर घुसने का तिकड़म बिड़ा रहे हैं। इसलिए तो विपक्ष को आरोप लगाने का अवसर मिल रहा है कि सरकार का रुख सच दबाने की तरफ है। आप देखिए कि प्रियंका गांधी ने क्या ट्वीट किया है। यूपी में चुनाव ड्यूटी करने वाले 700 टीचरों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया। उत्तर प्रदेश में जो घट रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध से कम नहीं है और यूपी राज्य चुनाव आयोग इसमें भागीदार है। हम किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं हैं, न थे और न कभी होंगे। वी आर कंप्लीटली एपॉलिटिकल एंड सिटिंग ऑन द फेंस। वी आर टोटली अनबायस्ड। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं या वहां के जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वहां भयानक बद इंतजामी है। जब राज्य का चुनाव आयोग अपने ही दिशा निर्देशों का पालन नहीं करा पा रहा है तो बाकी का क्या कहा जाए? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।